डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ये एक न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर मेडिकल वालों के लिए एक वरदान की तरह है। पूछिएगा क्यों? ये बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी के 9th चैप्टर में तो आता ही है। जब आप +2 में जाएंगे तो केमिस्ट्री के, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में भी होता है। यानी कि केमिस्ट्री का ये चैप्टर होने के कारण और बायोलॉजी में +1 के 9 चैप्टर होने के कारण, यानी दोनों जगह ये बायोमोलिक्यूल्स कॉमन है। 90% चीजें कॉमन है। और मैं बता दूं, इन दोनों को मिला के अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला लीजिए तो नीट यूजी में लगभग इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 to 8 क्वेश्चन है। दोनों को अगर मिला लेते हैं तो यानी कि केमिस्ट्री में भी सबसे हल्का क्वेश्चन अगर कहीं से क्रिएट होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई इसमें न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, एकदम आएगा भी तो एकदम हल्का न्यूमेरिकल, तो वो बायोमोलिक्यूल्स का ही होता है। यानी केमिस्ट्री के 5-6 न्यूमेरिकल लेस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स भी आता है। तो केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन और बायो में, ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन। इस चैप्टर का वेटेज है 6 से 7। तो ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर को मैं बहुत ही आराम से पढ़ाने जा रहा हूं और ये चैप्टर में आपका लगभग 7 से 8 वीडियो लेक्चर तैयार होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा क्योंकि ये चैप्टर में प्योर केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, ठीक है। और बायो वाले बच्चे को केमिस्ट्री फिजिक्स के जो मतलब हवा होता है कि नहीं ये बहुत हार्ड है, तो वो भी आज आप देखिएगा कि नहीं, ये चीजें केमिस्ट्री सबसे आसान पेपर होती है। और मैं ये भी बता दूं, जो नीट का जो एक ट्रेडिशन है, नीट के ट्रेडिशन में सबसे आसान पेपर अगर किसी का आता है तो वो केमिस्ट्री का होता है। ये भी बायोकेमिस्ट्री है, इसलिए आपको आसान बना के पढ़ाएंगे। यानी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, जिसका दूसरा नाम है बायोकेमिस्ट्री, ये आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, चाहे आप MBBS करें, चाहे BDS करें, वेटनरी कॉलेज में जाएंगे या एग्रीकल्चर कॉलेज में जाएंगे या बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे, कहीं भी नर्सिंग में जाइए, किसी में भी कोई जाए, अगर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, इवन फॉरेन में कोई कोर्स कर रहे हो, तो आपको बायोकेमिस्ट्री पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये वहां पे सबसे हार्ड सब्जेक्ट बच्चों को लगता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजिक नॉलेज तो पूरा गेन करते हैं, केमिस्ट्री का नॉलेज गेन नहीं करते। और इसमें सिर्फ बच्चों का दोष नहीं होता है, हमारे जैसे कुछ टीचर जो होते हैं, ठीक है, उनका भी दोष होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के फंडा को क्लियर नहीं करते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। तो जो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, खास करके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, वो बायोलॉजी वाले टीचर को ही पूरा का पूरा देना चाहिए। तो इसलिए इस चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया। ये आपको जिंदगी भर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब आप डॉक्टर बन भी जाइएगा, कोई MR आपके पास कोई मेडिसिन लेके आएगा, मान लीजिए डिस्प्रिन लेके आएगा, तो डिस्प्रिन तो देगा आपको, बोलेगा कि सर ये डिस्प्रिन है, बट आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिस्प्रिन जो है, जो टेबलेट है, ठीक है, जो एनाल्जेसिक है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो आपको पता चलेगा यह है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एस्पिरिन। तो ये आपको वहां पे एक MR जब समझाने के लिए आएगा, एक जो फार्मा कंपनी का एक जब एग्जीक्यूटिव आपको समझाने आएगा कि सर ये डिस्प्रिन हमारे कंपनी का सस्ता है, तो डिस्प्रिन का केमिकल कंपोजिशन आपके नजर में क्लिक होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री का बहुत वैल्यू है। तो ये सब बातों से मतलब सबको जानकारी में रखते हुए इस चीज की वैल्यू समझिए और इसको बहुत ही आराम से सुकून के साथ पढ़ना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, इसका ब्रांच क्या है? बायोकेमिस्ट्री। देखिए इसमें केमिस्ट्री पूरा लिखा हुआ है, बायो कम लिखा हुआ है, यानी कि इसमें इस चैप्टर में 90% आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 10% बायो पढ़ना है। यानी केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बायोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। यानी बायोकेमिस्ट्री इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट बायोकेमिकल सब्सटेंस एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। कोई पूछे व्हाट इज बायोकेमिकल सब्सटेंस, आपको बोलना है दोज केमिकल सब्सटेंस
those chemical compounds which is found in living body is known as biochemical substance. Those chemical reaction which is found in living body is known as biochemical reactions. And the study of the branch of biology and chemistry in which we study of, ठीक है, in which we study about all types of biochemical substance and all types of biochemical reaction is known as biochemistry. क्लियर है पॉइंट? तो ये बायोमोलिक्यूल्स जो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कहा जाता है कि ये सारे के सारे जितने भी लिविंग बॉडी हैं, चाहे आप प्रोकैरियोटिक सेल ले लीजिए, चाहे आप यूकैरियोटिक सेल ले लीजिए, यूकैरियोटिक सेल में आप प्रोटिस्टा ले लीजिए, फंजाई ले लीजिए, प्लांटी ले लीजिए, एनिमेलिया ले, सबके सेल में बेसिक कंपोजिशन बायोमोलिक्यूल्स का सेम होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबका परसेंटेज कॉमन होता है। ठीक है, तो ये जानिए, ये बायोकेमिकल जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, जो केमिकल कंपोजिशन में जो बायोकेमिकल का परसेंटेज है, वो लगभग सारे सेल में सेम होता है। क्लियर है? तो मैंने आपको उसका डिफिनेशन तो पहले ही बता दिया। कहते हैं इसका केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे बायोकेमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे, कैसे उसको हम पूरे एनालाइज करेंगे कि किसका क्या है। देखिए उसके लिए एक, ठीक है, हेडिंग है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कहते हैं कि इसको अगर इसका एनालिसिस अगर हम करना चाहें, ठीक है, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, तो देखिए क्या करना, कैसे कीजिए। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको चल रहा है, इसमें आपको देखना है। देखिए क्या है, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लीजिए, लिविंग टिश्यू आप प्लांट का लीजिए, लीव्स ले लीजिए सबसे सॉफ्ट, या लीवर का सेल ले लीजिए, ठीक है, लीवर टिश्यू लीजिए या प्लांट टिश्यू लीजिए, लीफ लीजिए या लीवर लीजिए, ठीक है। कहता है लिविंग टिश्यू ग्राइंडेड विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं, CH3COOH, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए ये जो H3 है, इसके बदले आप यहां पे H3 हटा दीजिए और लगा दीजिए CCl3, ठीक है। तो ऐसे कीजिए Cl3COOH, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। यानी कि आपने क्या किया, आपने CH3 यानी कि तीनों हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया, तीनों हाइड्रोजन के बदले क्या आपने लगा दिया, 3 क्लोरीन। तो ये क्या हो गया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ आपने क्या किया, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर दिया, ठीक है। तो उसका एक थिक मास बना लिया, ठीक है, स्लरी उसको बोलते हैं, उसका एक थिक मास बन गया, ठीक है। वो स्लरी को स्ट्रेंड किए, मतलब जो चीज क्लॉथ होता है या जो कॉटन होती है, उससे उसको पास आपने करवाया। जब आपने पास करवाया तो बहुत ऐसा चीज है जो पास हो गया, ठीक है, और बहुत ऐसा चीज है जो पास नहीं हुआ, ठीक है। जो पास हो गया दैट इज कॉल्ड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है, वो क्या कहला है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। और जो पास नहीं हुआ वो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्लियर है पॉइंट, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो जो पास नहीं हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटेट्स, जो रिटेन कर गया, जो वहीं पे रह गया, उसको बोलते हैं रिटेंटेट्स, यानी अनफिल्टर्ड, ठीक है, यानी पास नहीं होने वाला, वो क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल। और जो पास हो गया उसको बोलते हैं एक्सक्यूडेट्स, जो एक्सक्यूड हो गया, जो बाहर निकल गया, जो फिल्ट्रेट हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सक्यूडेट्स। क्लियर? तो कहता है जो एक्सक्यूडेट्स हो गया, जो पास हो गया, जो फिल्टर से पास हो गया, जो चीज क्लॉथ से पास हो गया, वो क्या होगा, छोटा छोटा होगा। जो पास नहीं हुआ बड़ा बड़ा होगा। तो आगे जाके इसी को क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स। याद रखना है, आगे जाके इसी को बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसी को बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये होगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये होगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड।
क्लियर? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने बोल दिया माइक्रोमोलिक्यूल, इसको क्या आगे जाके बोलेंगे, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? अब देखिए इसमें क्या आएगा, मोनोमर्स आएगा, यूनिट आएगा। जैसे कोई पूछेगा कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, मोनोसेक्राइड। इसका स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, मोनोसेक्राइड। कोई पूछेगा प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का यूनिट क्या है, एमिनो एसिड। कोई पूछेगा लिपिड का यूनिट क्या है, लिपिड का दो यूनिट है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। कोई पूछेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो जो यूनिट होता है ना, जो उसको बोलते हैं मोनोमर, और सारे मोनोमर की मल्टीपल कॉपी को मिला देंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो मोनोमर जो होगा वो होगा माइक्रो, और जो पॉलीमर होगा वो होगा मैक्रो। यानी कि मोनोमर क्या होगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो पॉलीमर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपको, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल, और जो एसिड सॉल्युबल होगा वो क्या होगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड्स, इधर हो जाएगा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। इधर आ जाएगा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, इधर आ जाएगा, ठीक है, आपका मतलब उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोटाइड, जिससे हम न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, डीएनए आरएनए बनाएंगे, और इसी का जो पॉलीमर फॉर्म होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब इसमें आएगा। लिपिड में कुछ है थोड़ा दिक्कत, वो मैं बताऊंगा, लिपिड क्यों एक्सेप्शनल में आता है वो मैं अभी बताऊंगा, अभी आप रुक जाइए। क्लियर है पॉइंट? और कुछ आयंस वगैरह भी होते हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है, जैसे फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, सब इसी में आएंगे, ठीक है, सब माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएंगे, आयनिक फॉर्म में आएंगे। बोलिए, तो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, कहता है ये तो हो गई कि नहीं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे ये मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। कहता है लिविंग बॉडी के अंदर में, ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मिनरल, उसका हम एस्टिमेशन कैसे करेंगे, ठीक है, उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे। कहता है कि मिनरल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड का एस्टिमेशन भी करेंगे। कहता है हाउ, कहता है उसको भी देखते हैं। उसके लिए भी देखिए मैंने एक चार्ट यहां पे बनाया है। कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो फाउंड विद मिनरल्स मे रिकवर इन, ठीक है, एस, ASH, एस, ठीक है। ये जो एस है, पहले मैं बता दूं, ये एस, इसमें ट्रिक्स आएंगे, ट्रिक्स अभी दो चार आपको आएंगे, आराम से सीखिए इसको। तो कहता है ये जो एस है, ASH, राख, जो राख बचती है ना, उसको बोलते हैं एस, ठीक है, ASH, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सिंपल कोई कहे तो उसमें तो कार्बन का होना जरूरी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो कहता है ये एस एनालिसिस एक टेक्निक है, बाय एस एनालिसिस एक टेक्निक है एस। कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, यहां भी आप लीफ या लीवर लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। कहता है उसको, उसका ड्राई वेट बना लीजिए। ड्राई वेट कैसे बनाइएगा, ठीक है, उसके मास को आप लीजिए, उसको ड्राई कर दीजिए बाय वाटर इवापोरेशन, वाटर को इवापोरेट करवा दीजिए, जो मास बचता है दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट, दैट इज कॉल्ड ड्राई वेट। अब उसको आप बर्न कर दीजिए पूरी तरह। किसी भी लिविंग टिश्यू के ड्राई वेट को, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, उसका ड्राई वेट बना के वाटर को इवापोरेट करवा के जब उसको बर्न कीजिएगा तो दो ही चीज जल के लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा जलने के बाद, वो होगा CO2 और H2। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है तो CO2 और H2, अगर इनकम्प्लीट हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस देन CO2, हेंस CO2 considered as pollutants, but CO2 is not a polluting gas. CO2 constitute ग्लोबल वार्मिंग गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेटिक चेंज गैस, बट नॉट एक्ट एज पॉल्यूटेंट्स। क्लियर है पॉइंट,
ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए, यानी कि CO2 एक्सक्रीटरी गैस है सारे एनिमल का, बट ये प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी CO2 से प्लांट क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्लियर है, ठीक है। यानी कि आप जितना एनिमल, यानी कि एनिमल हो प्लांट हो, जो भी रिस्पायरेशन में CO2 को निकालता है, उसी CO2 को लेकर के प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और बदले में आपको क्या देता है, ऑक्सीजन। क्लियर है पॉइंट। तो आप देखिए CO2 पॉल्यूटिंग गैस नहीं है। यानी कि अब आप सुनिए यहां पे क्या बात है, CO2 और H2O तो निकल गया, ठीक है, और जो राख बच गया यानी कंप्लीट कंबशन हो गया, तो CO2 और H2O निकला। ये CO2 H2O उसका गैसेस प्रोडक्ट है। CO2 भी गैसेस प्रोडक्ट है और H2O किस फॉर्म में निकलेगा, वेपर के फॉर्म में, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कहीं जलाइए, वहां पे अगर ग्लास वगैरह है तो वहां पे देखिएगा, वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो उससे आपको पता चलेगा वाटर वेपर और CO2 दोनों निकला। क्लियर है पॉइंट, ये पूरी तरह क्लियर। और वहां पे अब बच जाएगा, क्या बचेगा, राख। ये दोनों पॉइंट नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से चलना है। मैं आपको बता दूं, बायोमोलिक्यूल्स में एक भी वीडियो लेक्चर को मिस नहीं करना है, एक एक वीडियो लेक्चर को दो दो बार देखना है। इसका ऐसा फाउंडेशन तैयार करना है कि आपको मेडिकल कॉलेज में भी कोई दिक्कत ना हो। हम उसमें सब कुछ बताएंगे, एनसीईआरटी से बाहर जाके भी बताएंगे, सारे एग्जाम्पल बताएंगे, और इस चैप्टर में कम से कम 20 से 25 ट्रिक्स बताएंगे। इसलिए चैप्टर को लिए आप हमारे सारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, आपको फिर पता चलेगा। अब आइए आगे। ये जानने के बाद अब हम जानते हैं, ठीक है, कि बायोमोलिक्यूल्स को हम ऑथेंटिकली कितने पार्ट में बांट सकते हैं। तो उसका ग्राउंड हमने यही तैयार कर दिया था। जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन था उसको क्या बोले थे, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो एसिड इनसॉल्युबल था उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जान जाइए, बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट में बांटेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, यहां पे लिखा हुआ है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। उसी को मैंने यहां लिखा, जो आपको हो सकता है नहीं दिखाई पड़ रहा हो। बायोमोलिक्यूल्स दो पार्ट में, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब देखिए, कहता है इसका एग्जांपल मोनोमर्स, इसका एग्जांपल पॉलीमर्स, सब समझा चुके हैं, ठीक है। अब कहता है इसका डिफिनेशन कैसे करोगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स केमिकली एस्टिमेशन के द्वारा कैसे डिफाइन करोगे। कहता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, संख्या पार्ट मतलब डाल्टन में, कहता है 18 to 800 डाल्टन हो, उसको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जिसका 18 to 800 डाल्टन से ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो लिपिड के बारे में बता दें, लिपिड है एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है, तो आना चाहिए मैक्रोमोलिक्यूल में, बट उस 800 डाल्टन से ऊपर नहीं जाता है उसको, ठीक है। तो इसलिए वो फीचर किसका हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसलिए उसको स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं रखते, इसलिए वो एक्सेप्शन में आता है। क्लियर है। तो एक्सेप्शन में आने का कारण है, एक उसका फीचर है, एक उसका फीचर। क्लियर पॉइंट ये, ठीक है। अब आइए, ठीक है, और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बता दें कि माइक्रोमोलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्मिक मास को बनाता है, यानी साइटोप्लाज्म के लिक्विड फॉर्म में वो घुला रहता है। बट जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ साथ साइटोप्लाज्म में घुले हुए सेल ऑर्गेनेल्स को भी, उसको भी स्ट्रक्चरली बनाने का काम करता है। कौन, मैक्रोमोलिक्यूल। यानी मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन बोथ साइटोप्लाज्मिक मास and cell organelle structure, but micromolecules only found in cytoplasmic mass. Clear है पॉइंट, ठीक है। तो ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको रब कर सकता हूं, मिटा सकता हूं, क्योंकि मुझे एक डायग्राम यहां पे बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये मिटाने के बाद मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखिए इसके बाद मैं एक आपको ट्रेडिंग चार्ट भी बताऊंगा, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, बिल्कुल 100% आएगा।
और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं बट यूनिक क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी आपको क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कि जो एस होता है उसमें हमने क्या बोला, एस कहो ना कैस, यानी उसमें मैग्नीशियम कहते हैं, सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। अब मैं आपको बता दूं, कोई पूछेगा कि लिविंग बॉडी के अंदर, ठीक है, इस लिविंग बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा केमिकल सब्सटेंस कौन सा पाया जाता है, यानी कि उससे रिलेटेड मैं यहां पे कई चीजें लिखा हूं। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अगर पूछेगा, एलिमेंट लिविंग सेल के अंदर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन। क्या बोलना है, ऑक्सीजन। यानी मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट पूछेगा तो बोलना है ऑक्सीजन। जानते हैं ऑक्सीजन कितना होता है, 62%, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद कार्बन 20%, इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन 10%, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, 3%। ये देखिए 62, 20, 82, 10, 92 और ये 3, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो कोन है, ठीक है, आप आइसक्रीम में खाते होंगे कोन, ठीक है, 95% पार्ट यही बनाता है, ठीक है। किसी भी सेल में 95% पार्ट यही बनाता है, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मैं इसको रटने का एक ट्रिक बताता हूं, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है नोट्स में, जो भी नोट्स होगा उसमें जो ट्रिक होगा वो ट्रिक के लिए आप वीडियो देखें, ठीक है, पता चलेगा आपको ट्रिक क्या है, पूरे एक्सप्लेन 2 बार कर लीजिए, 3 बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं इसको रटने के लिए, परसेंटेज अभी आपको दिमाग में रहेगा कि अभी तो ये याद हो गया, बाद में भूल जाएंगे। देखिए इसको कैसे रखिएगा, ऑक्सीजन 62% है, इसको ऐसे रखिएगा, ऑक्सीजन का, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, और वैलेंसी कितना होता है, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2, 6 to 62%। क्लियर हो गया हमेशा के लिए, यानी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2, 62%। अब आइए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए या वैलेंसी देखिए, दोनों एक होता है, ठीक है, एक होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन तो है नहीं, ठीक है। कहता है 1 पे 0 लगा दीजिए, 10% ये हो गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, नाइट्रोजन 3%। अब 95 में 3, 10, 13, 62, ठीक है, घटा दीजिए, ठीक है, 75 घट गया, जो बचा 20% वो हो गया क्या, कार्बन, हो गया आपका यार। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा, क्लियर है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंसी 62%, 1 वैलेंसी 0 लगा दीजिए, ठीक है, 10%, 3 वैलेंसी नाइट्रोजन का 3%, जो बच गया 20% इसका हो गया, याद हो गया। अब आइए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, इन द लिविंग सिस्टम, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन खास करके एनिमल बॉडी में, कोलेजीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कोलेजीन प्रोटीन, ये आपका हो गया, ओके। उसके बाद मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, ये जो मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, कहता है मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो है आपका सेलुलोज, ठीक है, जो प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, एलगी के सेल वॉल में पाया जाता है। अब आइए मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, ये याद कीजिए, मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाने के टाइम में बताया था, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को, पॉपुलर नेम है रूबिस्को, बट उसका पूरा नाम क्या है, उस दिन में बताए थे, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो रूबिस्को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, रूबिस्को, ठीक है। चलिए मैं पूरा भी लिख देता हूं रूबिस्को का, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। कहता है कि मोस्ट एबंडेंट केमिकल वाटर 70 to 90%,
70 to 90% वाटर। ठीक है, कहता है कैटायन का सीक्वेंस। ठीक है, ये कैटायन का सीक्वेंस। ठीक है, ये यानी कि कैटायन सबसे ज्यादा कौन रहता है? ठीक है, कौन सा रहता है? कैटायन। ठीक है, तो कहता है कैटायन का सीक्वेंस। ठीक है, वही याद रखिएगा। ठीक है, वही याद रखिएगा, यानी कि सबसे ज्यादा पोटासियम। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस की सबसे मतलब मोस्ट एबंडेंट अगर पूछेगा, मोस्ट एबंडेंट पूछेगा, ठीक है, तो के बोलिएगा। क्या बोलना है? के। ठीक है, कैटायन। कैटायन का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। क्लियर है पॉइंट? जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? के प्लस। अब आइए, ये Fe++Cu++ साइटोक्रोम। ठीक है, ये क्या है? साइटोक्रोम का पार्ट है। साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ना पड़ेगा आपको, आगे बताएंगे। इसका सिर्फ ये जाने। और ये जो Mn+ और Cl- है, ये H2O यानी H2O को तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? H2O को तोड़ने का काम करता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये H2O को तोड़ने का काम करता है। ठीक, क्लियर? तो यहां तक आपको जो क्लास है, यहां तक का क्लास आपको मैं अभी दे रहा हूं, बायोमोलिक्यूल्स का पहला क्लास। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं, अभी इसी वीडियो के साथ एक और वीडियो मिलेगा, वो होगा ट्रिकी वीडियो। वो वीडियो के बारे में पहले बता दूं, उस वीडियो में क्या है। ठीक है, वो ट्रिकी जो ट्रिक सीरीज है 2 मिनट के अंदर, वो वीडियो होगा। उस वीडियो में क्या होगा? उसमें होगा डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस परसेंटेज, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस का परसेंटेज। ठीक है, और ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस का जो परसेंटेज है, उसको याद करने का तरीका। एनसीईआरटी में वो टेबल है, एनसीईआरटी में टेबल है, उसको याद करने का वो तरीका है। वाटर का परसेंटेज कितना, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना, प्रोटीन का परसेंटेज कितना, लिपिड का परसेंटेज कितना, न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज कितना, और आयरन का परसेंटेज कितना, इसका भी एक चार्ट अभी हम बनाने जा रहे हैं। ये चार्ट को रटवाने का जो तरीका है, वो जो हमारा एक सीरीज आता है वीडियो लेक्चर का, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, स्पेशल ट्रिक्स अंडर 2 मिनट्स, उसके अंतर्गत वो बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे। तो वो वीडियो भी अभी आपको मिलेगा। उस वीडियो के थ्रू उस चार्ट को 1 मिनट के अंदर आप रट लेंगे और उसको कभी भूलना नहीं है। तो ये जो आपको बताए, ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा रट लेना है, तरीके से पूरा रटना है। क्लियर है पॉइंट? ये यानी कि तरीके के साथ पूरा, मतलब इससे क्वेश्चन आपको नीट का आना तय है। ठीक है, तो ये जान जाइए, इसमें पूरा का पूरा इसी ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहीं पे 5 चीजें याद कर लेनी है। क्या 5 चीजें याद करनी है यहीं पे, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, 5 चीजें यहीं पे याद कर लेनी है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कोई पूछेगा तो बोलना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, लिपिड के अंदर ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, लिपिड के अंदर ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और अगर कोई पूछेगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सा बॉन्ड, ठीक है, तो आपको वहां पे 2 बॉन्ड बताना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बताना है और ईस्टर बॉन्ड भी बताना है। ठीक है, एक और बॉन्ड होता है, बाद में बताएंगे, फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। ओके, टेक केयर।